आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। आज की ताजा खबर यह है कि घोड़ों पर मार्च हुआ है और रबर की बुलेट चलाई गई है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि जॉन एफ कैनेडी ने एक किताब लिखी थी, ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका अप्रवासियों ने ही बसाया है और वहां बड़ी तादाद में अप्रवासी रहते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है या उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ में प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी कुमार साहब हैं। हमारे साथ में एमिनेंट प्रोफेसर, स्कॉलर और जर्नलिस्ट डॉक्टर सतीश मिश्रा जी हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। तो पहला सवाल आफ्ताब कमाल पाशा साहब आपसे है कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण अब अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या ट्रंप की जो पॉलिसी है, इक्तिसादी पॉलिसी, जिसके कारण देश को मजबूत करना था, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये हो रहा है या इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे, मैं वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में था, कई शहरों में घूमा, डलस, ह्यूस्टन और कैलिफोर्निया वगैरह। तो उनका मेन मुद्दा कैंपेनिंग का था इमिग्रेंट को इश्यू लेके। तो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये इमिग्रेंट्स रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं और ड्रग एडिक्ट्स हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और वगैरह वगैरह बोल के। तो जब ये 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण करे, तो उसके बाद से एक के बाद एक देशों के जो वहाँ नागरिक हैं, जो मेक्सिको और दूसरे देशों से अमेरिका आए हैं, उनको चुन चुन के हथकड़ियां डाल के या उनको बहुत जलील करके वापस भेज रहे हैं। भारत के साथ भी जो है मिलिट्री प्लेन में गर्दन में, पीठ को और पाँव को हथकड़ियां डाल के मिलिट्री प्लेन्स में अमृतसर हवाई अड्डे पे 40 या 35 घंटे से लंबा सफर करके ना उनको खाना पानी का इंतजाम था, ना उनको टॉयलेट जाने का इंतजाम था, तो इतना जलील करके भेजे। तो ये मेक्सिको के साथ भी हुआ, ग्वाटेमाला और ब्राजील और कई लैटिन अमेरिकन देशों के साथ भी हुआ, जहां से बड़ी तादाद में अमेरिका आए हैं। और ये ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और बहुत मेहनती हैं और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो व्हाइट गोरे लोग हैं, उनको खदशा है कि ये स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिकन जो है धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ रही है, जो मेक्सिको के साथ जुड़े हैं, जैसा कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, अरिजोना है, न्यू मेक्सिको है वगैरह, और दूसरे न्यूयॉर्क में भी काफी बड़ी तादाद में है। तो ये ज्यादातर जो है टैक्स नहीं देते हैं और ये गरीबी हालत में रहते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, जो कि 25-30 साल पहले फिक्स हुई थी, $8 या $10, उसको बढ़ाया नहीं गया है। और इनका बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन होता है अमेरिकन सिस्टम में, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में भी, ट्रांसपोर्ट में बहुत लंबे अरसे तक काम करते हैं और घर की सफाई और ऑफिसों की और दूसरे क्लीनिंग सेक्टर में भी ये काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो ये इमिग्रेंट्स को लेके जो है इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स हैं या वायलेशन, उल्लंघन उनके कानून का किए हैं। लेकिन सभी को दोषी देना कि ये रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो है ये बहुत गलत था कैंपेनिंग के दौरान। और जो कुछ भी उन्होंने 20 जनवरी से करते आ रहे हैं, सब देश नाराज हैं इनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े अमेरिकन स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क और मिनेसोटा और दूसरे ऐसे स्टेट्स
ये सबसे ज्यादा जो है टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था ये इमिग्रेंट लेबर पे निर्भर है। तो यहाँ गवर्नर जो है कैलिफोर्निया के गवर्नर नौसन ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और इन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम को अपोज किया है, जिसके तहत ये दुर्घटना हो रही है वहाँ लॉस एंजलिस में खास तौर पे, जहाँ बड़ी तादाद में इमिग्रेंट काम करते हैं, रहते हैं, कभी कभी सड़कों पे भी रहते हैं ये बड़ी तादाद में कुछ हिस्सों में जी लॉस एंजलिस के। तो तो जी मुझे बादशाह साहब एक फिर मैं आता हूँ। मुझे एक जी मिनट दीजिए, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो जी अब ट्रंप जो है बगैर स्टेट गवर्नमेंट की सलाह के वो नेशनल गार्ड भेज दिए हैं और मेरीन्स को भी भेजे हैं, जो कि उनका मेन मकसद बाहर की लड़ाई में अमेरिका का दिफा करना है। और यहाँ कैलिफोर्निया के गवर्नर वो सॉवरेनिटी उल्लंघन के बारे में कोर्ट को भी गए हैं। तो ये जो है अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से लिंक हो गया है, क्योंकि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान पे हमला करने का परमिशन नहीं दे रहे हैं या उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर और जो इस लॉबी मिलके डोनाल्ड ट्रंप को फंसाना चाहते हैं ये इस संघर्ष में, और नेशनल गार्ड को फायरिंग करके वहां सिविलियन हताहत कराने की साजिश भी कर रहे हैं, जिससे उनका इम्पीचमेंट हो सकता है और उनको हटा के जेडी वांस जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत नजदीकी दोस्त माने जाते हैं, उनको सत्ता में लाने की ये प्रयास हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दादा जर्मनी से अमेरिका आए थे और एक तरफ का टिकट लेकर आए थे और उन्होंने रियल एस्टेट में पहले नौकरी की, बाद में वो बिजनेसमैन बन गए और वही डोनाल्ड ट्रंप जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे अश्विनी कुमार जी? डॉक्टर साहब, आपने बोला कि यूएस की जो पॉलिसी है और पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है जो इंडिया के जितने भी वहां पर लोग बसे हुए हैं उनके खिलाफ है। वहां पर काफी पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि करीबन 1.5 या 2% के करीब पॉपुलेशन है इंडियन वहां पर, जिसमें रिसर्च में काफी काम कर रहे हैं और टॉप पोजीशन पर लोग हैं। जो भी इमिग्रेंट्स वहां पर हैं, चाहे वो देखो, सबसे पहले है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो काफी है इंडिया का वहां पर। होगा कि उन्होंने मोदी जी के साथ हाथ मिलाया और काफी उनके साथ हग किया और कहा कि हम दोनों भाई हैं। और अब उनका जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स इंडिया जो है वो चेंज कर रहा है, क्योंकि उनको कुछ काम करवाने हैं। और जो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पर जो इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने एक कंपेन शुरू की थी कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो कब्जा कर लेंगे यहाँ पर यूएस में आकर। और बट वहां पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफी एक्टिव है, क्योंकि उनको जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है अभी भी वर्ल्ड में जो है सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया से ही जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से जितना भी है, चाहे इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, यूएस में चलिए, जर्मन में, बाकी जो है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लोग हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि कैलिफोर्निया में और बाकी के जो जगह पर है वहां पर काफी लोगों को मैं जानता हूं कि जो कि रिसर्च के फील्ड में इंडियन लोग जो है वहां पर हेड कर रहे हैं, और वो यहाँ से साइंटिस्ट ले लेके वहां पर जो है अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी वो कहते हैं कि वो वहां पर अच्छा उनको पैसा मिल रहा है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। आज वो उनका जितना भी उन्होंने सेटअप किया हुआ रिसर्च का, तो अगर आप उनके लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दोगे तो उनका पूरा जो है कोलैप्स हो जाएगा, जो कि एक डेंजरस है अमेरिका के लिए। और अमेरिका को इसके लिए सोचना चाहिए, जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि आते ही उन्होंने इंडियंस को पकड़ पकड़ के जहाज में डाल डाल के अमृतसर में लैंड करवाया, वो एक इंडिकेशन था कि वो पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं और वहां की जनता को भी खुश करना चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं है, और उनको पाकिस्तान से काफी काम करवाने हैं। इसीलिए उन्होंने यूएस के जो आर्मी चीफ, उन्होंने जो है पाकिस्तान के आसिफ उनको सईद को, जो आर्मी चीफ को बुलाया है, जो 14 तारीख को वहां पर जा रहे हैं। तो एक जाहिर है कि इस तरह के जो उनके अटेम्प्ट है यूएस प्रेसिडेंट के, कि वो उनकी विदेश नीति में एकदम चेंज आ रही है। कभी वो कुछ कहते हैं और करते कुछ है। और उसी तरह से जो है वहां पर जो इमिग्रेंट्स इसीलिए सड़कों पर आए हैं और वो चाहते हैं कि वायलेंस हो या कुछ हो, और वहां से जो जितने भी जो है ऑपोजिशन है वो काफी खिलाफ है। हालांकि जो पाकिस्तान की जनता है वो आर्मी चीफ को वहां पर बुलाने के खिलाफ है। और 14 तारीख को जब आर्मी चीफ वहां जाएंगे और वहां पर जो है पीटीआई, जो कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, वो करीबन पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद प्रोटेस्ट करेगी, तो उनको बुलाना भी एक काफी डेंजरस है। और इंडिया भी इसके लिए काफी गंभीर स्थिति में है कि वही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिसने अभी हमारे साथ
पुलवामा की ये पहलगाम किया है और आज उसको यूएस जो है वहां पर बुला रहा है। तो ये चीजें देखने वाली है और यूएस में जो है आगे आने वाले दिनों में हालात खराब होंगे और जब तक अगर यूएस अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाता है तो गंभीर अवस्था वाले होने वाली है। जी मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 1965 से पहले यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के लिए दरवाजा खुला था अमेरिका का। 1965 में इसमें शिथिल किया गया और अप्रवासियों को दूसरे देशों के, एशिया के अप्रवासियों को भी आने का मौका मिला। लेकिन 1990 के बाद में पॉलिसी बिल्कुल चेंज हुई और बड़ी तादाद में दूसरे मुल्कों के लोग पहुंचे। आज की पोजीशन में 34.7 करोड़ की आबादी में केवल 4 करोड़ 78 लाख अप्रवासी हैं, जबकि वहां लेबर की बेइंतहा कमी है और ये अप्रवासी ही मेन पावर को पूरा करने का काम करते हैं। ऐसे में अप्रवासियों को निकालना क्या अमेरिका के हक में होगा या उसको होगा नुकसान? इस बारे में मिश्रा जी आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी मुल्क, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आर्थिक प्रगति जब तक नहीं करता, जब तक अंदरूनी शांति नहीं होती, जब तक सब मिलकर उस आर्थिक प्रगति का हिस्सा नहीं होते हैं, आर्थिक प्रगति नहीं हुआ करती है। पहली बात। अब अमेरिका में क्या वाइट्स के डर को पैदा करके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी राजनीति की, कैंपेनिंग की, जैसे कि प्रोफेसर पाशा जी ने कहा, आज अमेरिका जो दुनिया की बड़ी ताकत बना है उसमें सबका योगदान है, वाइट्स का, यूरोपियंस का, चाइनीज बहुत गए हुए हैं वहां, जापानियों का, कोरियंस का और अब इंडियंस का। तो उसमें जो योगदान, एक तो ये है कि आपके कानूनी तौर पर वहां गए हुए लोग हैं। अभी आपने एक बात चर्चा की ना कि ट्रंप साहब स्वयं, उनके बाबा जर्मनी से गए थे 16 साल की उम्र में, एक तरफ का टिकट लेकर, और वहां उन्होंने एम्पायर खड़ी कर ली। अब देखिए ना, वो किस्सा कहते हैं ना कि जब एक रेल की गाड़ी के डब्बे में जो घुसने की कोशिश होती है, इसमें बहुत भीड़ है, तो जो बाहर से आना चाहता है उसको सब लोग अपोज करते हैं। वो किसी तरह से जब घुस जाता है तो उनका हिस्सा हो जाता है और वो भी कोई दूसरे से बाहर आने वाले को अपोज करने लगता है। वो एक मानसिकता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, उन्होंने नारे देना तो बहुत आसान काम है, सपने बुनना भी बहुत आसान काम है, पर उसको कार्यान्वित करना, उसको रियलिटी में लाना, जिसको कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका बड़ा नारा था। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म था कि जो अप्रवासी हैं, जो हमारे यहाँ के जैसे ड्रग एडिक्ट हैं और रेपिस्ट हैं, ये आंकड़े, जैसा कि प्रोफेसर पाशा ने कहा, आंकड़े इस तथ्यों को साबित नहीं करते हैं। जैसा कि वहां अमेरिकी अक्सर ये कह देते हैं कि अश्वेत ज्यादा क्रिमिनल्स हैं, नहीं, आंकड़े ये नहीं बताते हैं। अश्वेतों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेशल पॉलिटिक्स के तहत और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये क्रिमिनल्स हैं। तो जहां आपको इन अप्रवासियों की आवश्यकता इसलिए है कि चीप मैन पावर चाहिए और उसके बिना काम चलेगा नहीं। जैसा कि हम सब समझते हैं, अभी वहां मस्क ने कुछ बातें कही, अब उथल पुथल तो शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच भी किया जा सकता है और जेडी वांस को सामने लाया जा सकता है। संवैधानिक ढांचा है अमेरिका का। अमेरिका इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्य वहां बराबर के हिस्सेदार हैं और राज्यों को स्वायत्तता मिली हुई है, ऑटोनॉमी मिली हुई है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन्स को वहां भेजा है, गार्ड्स को वहां भेजा है, सेंट्रल फोर्सेस को, वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट कर रहा है। आने वाले दिनों में वहां की अदालतों में ये किस्से होंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब को कितनी सफलता मिलेगी, मुझे तो लगता है कि उल्टी गिनती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हो रही है। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नेशनल गार्ड के और मरीन्स के आने की बहुत निंदा की है, मुखालफत की है। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के हालात अमेरिका में हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा, डॉक्टर सतीश मिश्रा ने कहा कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गया है।
अब वहाँ कैलिफोर्निया में ये भी आवाजें उठ रहे हैं कि कैलिफोर्निया जो है सबसे ज्यादा टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद न्यूयॉर्क आता है, उसके बाद टेक्सास, मिनेसोटा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ आवाज उठ रही है कि चूंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अड्डा है, वहाँ गवर्नर हैं और वो सक्सेसफुल स्टेट है, हालांकि वहाँ समर में वाइल्ड फायर्स बहुत होते हैं और बहुत मकान नष्ट होते हैं और अर्थक्वेक भी आता है, फ्लड्स भी आते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तरक्की किया है सिलिकॉन वैली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, हर तरीके से वो कई देशों के आगे है उनका जीडीपी, सिर्फ कैलिफोर्निया का स्टेट लेंगे तो अब वहाँ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम अमेरिका के फेडरेशन में रहना है या अलग होना है, बोल के ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही फेडरल गवर्नमेंट का रवैया रहा, हमारी सॉवरेनिटी का खुलेआम उल्लंघन होता रहा है और हमें जलील करते रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का पावर इस्तेमाल करके हमारी आवाज को कुचल देंगे बोल के, तो ये धीरे धीरे जो है आवाज उठ रही है कि हम फेडरेशन में नहीं रहना चाहते। वैसा ही टेक्सास में हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, क्योंकि ये 3 बड़े बड़े स्टेट्स में काफी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स हैं और वो उनकी इकोनॉमी को, चाहे एग्रीकल्चर हो या ट्रांसपोर्ट हो या सर्विस सेक्टर में हो या होटल इंडस्ट्री में हो, हर इंडस्ट्री में जो कि व्हाइट्स काम नहीं करना चाहते हैं, वहाँ है ही नहीं व्हाइट्स काम करने के लिए। तो ये इमिग्रेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है उनकी इकोनॉमी के लिए, वरना उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी और इंडस्ट्रीज वहाँ के निकल बाहर जाएंगे, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या टेस्ला हो या जो भी हो। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम से उभर के सवाल उठ रहे हैं। हेल्थ केयर पे भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जो है इनके हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है बोल के। तो ये अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट और गोल्डन एरा का जो स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, जहां यहाँ भारत में भी होता है कि 15 लाख दे देंगे वगैरह बोल के। तो इस लिहाज से जो है वो जब से ट्रंप टैरिफ वार शुरू कर रहे हैं, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया है, चीजों की कमी हो गई है और वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर इलॉन मस्क से लेके वॉलमार्ट के सीईओ और टारगेट और दूसरे बड़े बड़े स्टोर्स के सीईओ, उन्होंने साफ पता है कि चीजें आना बंद हो गई हैं, महंगी हो गई हैं और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है, हम इस टैरिफ वार से बहुत नुकसान होने वाला है, रिसेशन में जाएंगे बोल के। लेकिन ट्रंप के खून में दिन रात ये उनके ख्वाब में भी यही टैरिफ ट्रेड वार का ये चल रहा है और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर की नाराजगी है, इनका भी देखिए, बहुत लोगों को वहाँ कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में ये कॉर्पोरेट सेक्टर मोबिलाइज करके लोगों को सड़कों पे लाए वहाँ, इमिग्रेंट्स को, जो कि फैले हुए थे पूरे बड़े विशाल कैलिफोर्निया में। लेकिन ये जो हो रहा है, जो कर्फ्यू सिचुएशन है और जंग के हालात हो गए वहाँ, सिविल वॉर की तरह हो गई है वहाँ, पूरे स्टोर्स लूट रहे हैं वहाँ, चाहे आईफोन के हो, वॉलमार्ट के हो, कपड़ों के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इतना लूटमार हो रहा है वहाँ, इतना गुस्सा है लोगों के दिलों में। सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं, लोकल्स भी वहाँ शामिल हो गए हैं कि इस नाराजगी को इजहार करने में। तो ये सिविल वॉर की तरह हो गया है और इसको नियंत्रण में लाने के लिए ये नेशनल गार्ड को अब हिदायत डोनाल्ड ट्रंप देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हो सके तो फौज को भी इस्तेमाल करेंगे इन दंगों को कंट्रोल करने के लिए। तो मामला गंभीर होता जा रहा है और 14 जून को जो है वो आर्मी डे और फ्लैग डे और आर्मी परेड कर रहे हैं, जिसकी मुखालिफत 50 स्टेट्स में हो रही है शनिवार को, और उनका बर्थडे भी है, 79th बर्थडे, उसके भी खिलाफ लोग सड़कों पे आने वाले हैं सैटरडे को। और वो जो 250th आर्मी डे मनाने जा रहे हैं, वो भी हमारे गणतंत्र दिवस की तरह वहाँ मनाया जाता है वो, लेकिन इस बार मिलिट्री परेड जो बड़े पैमाने पे बड़े खर्च के लिए खर्चा उठा के ये कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पे आने वाला है। ये पहली बार नहीं है, 3-4 महीने में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पे आए हैं। पिछली 2 बार भी कम से कम 25-28 शहरों में लोग इन्फ्लेशन के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, जो कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक स्टेट दोनों के गवर्नरों के स्टेट्स में वहां मुजाहिर हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तो ऐसे प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है पब्लिक ओपिनियन अब 65% उनके खिलाफ हो गए हैं। जो भी उनको वोट दिए 4-5 महीने पहले, अब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वहाँ इक्तिसादी हालात इतने बदतर हो रहे हैं और लोगों को खदशा है कि आगे बढ़ के उनकी हालत और खराब हो जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह कंटिन्यू
करेगा, क्योंकि पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इतनी बड़ी तादाद में वोट लेके सत्ता में आया है, तो उसके खिलाफ इतनी नाराजगी और अपोजिशन और डेमोन्स्ट्रेशन और ये सब जो चल रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। और इनका भी डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी अनप्रेसिडेंट है, मेरिन्स को भेजना और डराना धमकाना, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है। जी अश्विनी कुमार जी, अप्रवासियों में जो PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1 करोड़ और 6 लाख अप्रवासियों के ऐसे बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं। फिर भारत के तई जो रवैया है अमेरिका का वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में आप क्या भविष्य देख रहे हैं और क्या भविष्य देख रहे हैं इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का? वहां की ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले रही है, हर तरफ से ले रही है। जिन लोगों ने इनको वोट देकर आगे प्रेसिडेंट बनाया, आज वो भी पछता रहे हैं कि ये तो अमेरिकन इकोनॉमी को खत्म करके रख देगा, क्योंकि सारा जो है वहां पर महंगाई बढ़ गई है, हर चीज में महंगाई बढ़, लोग परेशान है। हमारी भी लोगों से बातचीत होती रहती है वहां पर, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता लगा कि आगे जाकर यूएस का क्या बनेगा, क्योंकि वहां पर एक रिवोल्ट जैसी सिचुएशन आने वाली है। सतीश मिश्रा जी, अभी बात हो रही थी गोल्डन एरा की और ट्रंप ने ये ख्वाब दिखाया था कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को वो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन पहले टैरिफ वार और अब जिस तरह से अप्रवासियों का मसला खड़ा हुआ है, इससे लग रहा है कि देश और पीछे जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या इससे अमेरिका के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जो अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से हमारे इंडिया में कैप्चर किया गया है उतना आसान वहां नहीं है। दूसरी बात तो हमको समझना चाहिए कि वहां चुना हुए एक आदमी को बैठाया गया जिसने जुमलेबाजी की, जिसने सपने दिखाए, जिसने कहा कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बना देंगे। मतलब उसका कहना यह था कि अमेरिका ग्रेट अब नहीं बचा है, उसके आने से अमेरिका ग्रेट हो जाएगा। अब ये सारी बातें उसे कहने पर लोग बहक तो गए, पर जब वास्तविकता सामने आती है तब पता चलता है कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस क्लास किसी भी मुल्क का, वो किसी का नहीं होता, प्रॉफिट का होता है, अपने मुनाफे को देखता है। अब उसके मुनाफे पर असर पड़ रहा है। देखिए, एलन मस्क ने जो कहा, और हालांकि उन्होंने अब माफी मांग ली, वो सब हो रहा है, दबाव पड़ा होगा उनका, बहुत कुछ हुआ होगा, पर बिजनेसमैन तो अपना मुनाफा देखता है। उस वक्त उनको लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ऐसी नीतियां करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ होगा, और बहुत से बड़े बिजनेसमैन ने उनको सपोर्ट भी किया। पर अब जब स्थितियां पलटने लगी, क्योंकि देखिए एक तो इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं डिसरप्शनिस्ट है, वो डिसरप्शन तब किया जाता है जब कोई नई चीज को आप खड़ा करना चाहते हैं। एक सोची समझी नीति के अनुसार करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप को धमाके करना तो आता है, वो बड़ बोले तो हैं, बोलते भी खूब हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में खटास आपको लगती है कि हो रही है। हालांकि हमारी सरकार ने अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है जिसके तहत ये कहा जा सकता हो कि हमारी भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है। अब जी, संकट बढ़ता जा रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है कि अमेरिका में ऐसी बात अब शुरू हो चुकी है जिसको कि रोल बैक करना मुश्किल होगा। मेरा आकलन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर संकट बढ़ता ही जाएगा। जी, हमारे साथ में एनडीएन के, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं पाटिल साहब? जी, गजाली साहब मुझे 1 मिनट दीजिए। जो सतीश मिश्रा साहब कह रहे थे, जब भारतीयों को हथकड़ी डाल के मिलिट्री प्लेन में लाया गया, तो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा कि ये अमेरिका की पॉलिसी है, अमेरिका की नीति है 2011-12 से रिस्ट्रेन करने का। इसका मतलब है कि जो भी अमेरिका करता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके विरोध में जो है पार्लियामेंट में इन्होंने अमेरिका की सराहना की कि ये वो उनका मामला है, वो जो मर्जी जो चाहे वो करेंगे, कि हमारे भारतीयों के खिलाफ हम कुछ आवाज नहीं उठाएंगे। तो पार्लियामेंट को ये जवाब दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार जो है उफ बोल के एक भी विषय पे अमेरिका के जो रवैये पे है टिप्पणी नहीं की, चाहे वो क्रेडिट 12 मरतबा सीज फायर का क्रेडिट लें या पाकिस्तान को महान देश बोल के बताएं
या अब आसिफ मुनीर को मिलिट्री डे में, आर्मी डे में 14 जून को बुलाएं, या जो टैरिफ को लेके जो दबाव डाल रहे हैं, या ब्रिक्स को हमसे अलग थलग करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ओपनली, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस में थे, उन्होंने कहा कि हम 100% ब्रिक्स पे टैरिफ डालेंगे, और ब्रिक्स मर चुका है। और वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आके हमें सलाह देते हैं कि आप रूस से क्यों हथियार खरीदते हैं, रूस से तेल क्यों खरीदते हैं, हमारे से खरीदिए। आप चीन से तिजारत क्यों करते हैं, आप ग्लोबल साउथ में आपका असर और रसूख ज्यादा है, उनको मनाइए कि रूस और चीन के साथ तिजारत मत करिए, अमेरिका के साथ करिए बोल के। तो ये लगातार एक के बाद अमेरिका का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, और भारतीय सोच रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट चुप क्यों है। क्या ये अदानी का करप्शन केस की वजह से है, या खालिस्तानी के मामले में एक जो रॉ एजेंट अमेरिका में पकड़ा गया है उसकी लाचारी है, या दूसरा कुछ और मामला है जो जिससे ये गवर्नमेंट डरी हुई है। सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। मानव इतिहास को अगर आप देखें तो कोई भी सुपर पावर परमानेंट नहीं होता। एक जमाने में लोग कहते थे कि बर्तानिया का यूनियन जैक जो है वो उसका सूरज नहीं डूबता, अब उसका कई बार सूरज निकलता नहीं है ठंडियों में। सोवियत यूनियन एक जमाने में अमेरिका से ज्यादा ताकतवर था, ये सब लोग जानते हैं, और आज कहाँ है दुनिया के नक्शे में, वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं और वो आकर के जो है वो बड़ी बड़ी महाशक्तियों को खत्म कर देते हैं। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक लॉस एंजलिस का मामला नहीं है। अमेरिका के 12 राज्यों में, 50 में से 12 राज्यों में और 25 शहरों में ये जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये 12 राज्य बड़े राज्य, जैसा कि अभी पाशा साहब बता रहे थे, मतलब ये कि बहुत सारे वहां छोटे छोटे राज्य जिनका नाम के लोग नहीं जानते, लेकिन ये वो राज्य नहीं है। और आप ये देखिए कि लॉस एंजलिस में जो काम इन्होंने किया कि अपने नेशनल गार्ड भेज दिए, 4700 मरीन कमांडो भेज दिए और 1100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वहां पे डेमोक्रेट अगर वो गवर्नर होता तो आप ये कहते कि भाई चलो उससे उसका झगड़ा है। वहां पे एक रिपब्लिकन गवर्नर है और वो ये कह रहा है कि भाई हम जो है वो अपने इसके कंट्रोल करने के लिए सक्षम है, आपको जो है वो ये इनके भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है वो आदमी। और वो ये कहता है कि भाई जो है वो कानून लगा दूंगा जिसके तहत जो है वो बगावत का कानून, यानी अगर कोई वो प्रदर्शन करेगा तो उसको विद्रोही माना जाएगा, मैं फौज भेज दूंगा। और अभी ये बात बताई गई कि वो तो इसके खिलाफ कोर्ट में भी गए। यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। वहां पर हर स्टेट के अपने कानून है, अपनी कोर्ट है, और वहां के गवर्नर ने ये कहा कि हमारा तो सारा पावर ही जो है वो उन्होंने छीन लिया। जैसा हमारे यहाँ होता है सीएम का पावर जो है वो छीन लेते हैं केंद्र सरकार, उसी तरह की गुंडागर्दी जो है वो वहां पे हो रही है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन चूंकि दोबारा गवर्नर बनना चाहता है इसलिए वो ये सब कर रहा है, ये उसका जो है वो जुर्म है। ये जो है वो उसके अलावा अब उन्होंने एक और पंगा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारे यहाँ भी ये होता है कि जो है हमेशा उन्हीं के सर पे जो है वो फोड़ा जाता है कि भाई कुछ भी गलत हो गया तो अपोजिशन ने किया, कुछ भी अच्छा हो गया तो सरकार ने किया। ये भी कहा जा रहा है कि चीनी लोग ये काम कर रहे हैं, यानी कि चीनी बहुत बड़ा सरमायादार है, वो जो है इस काम को कर रहा है। तो इस तरह से एक ऐसा टारगेट फिक्स कर देना कि हम लॉस एंजलिस से हर रोज 3000 लोगों को निकालेंगे और 1600 लोगों को हर रोज पकड़ा जा रहा है, तो इतना बड़ा काम आप करेंगे तब तो भैया ये सब हो गए। और ये बिल्कुल नेचुरल है जो कुछ हो रहा है, और इसकी कीमत पहले तो ये चुकाएंगे ट्रंप, लेकिन सिर्फ ट्रंप नहीं चुकाएंगे बल्कि ट्रंप ने तो पहले एक्सेप्ट कर लिया कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट मींस अमेरिका इज नो मोर ग्रेट, ये उसके इस स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। और जितना कुछ भी वो ग्रेटनेस से नीचे आया है, ये जो है वो उससे नीचे पाताल के अंदर ले जाएंगे। लोग भूल जाएंगे कि अमेरिका नाम की एक महाशक्ति इस दुनिया में हुआ करती थी और अब जो है वो नहीं है, और उसके सारे स्टेट जो ताकतवर थे वो अलग अलग देश बन गए हैं, और वो जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे सोवियत यूनियन के जो उसमें शामिल थे वो अपने अलग अलग देश बन गए। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।